जैसे मैम अभी हम ट्रिगर्स की बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स आपने बताए जिसमें से एक स्मोकिंग भी था। हम्म तो इसका जैसे क्या इम्पैक्ट होता है, लाइक स्मोकिंग पे स्मोकर्स को अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा होता है, या अस्थमा पेशेंट्स अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो ज्यादा बढ़ जाता है? क्या कनेक्शन है इनका बीच का? हाँ, स्मोकिंग देखिए, अगर किसी को अस्थमा की सेंसिटिविटी है, वो स्मोक करता है तो उसका एग्रावेट होगा ही। और हम्म। बल्कि पैसिव स्मोकिंग भी जो कर रहे हैं उसके आसपास हम्म। के लोग, उनको भी इक्वली असर करता है। लेकिन जो स्मोकिंग की वजह से होता है वो अस्थमा नहीं, उसको सीओपीडी कहते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन वो अस्थमा की तरह ही होता है उसमें, लेकिन वो अस्थमा से भी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है। अस्थमा तो रिवर्सिबल है उसका, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये एक बार आपकी नली सिकुड़ गई तो सिकुड़ गई स्मोकिंग की वजह से, तो उसको सीओपीडी कहते हैं। तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन अस्थमा वालों को तो स्मोकिंग मतलब स्मोक तो अगर आप खुद ही पी रही हैं, वैसे स्मोक को आपके पास भी कोई खड़ा पी रहा है वो भी आपको नुकसानदायक हार्मफुल है, है। राइट। स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का स्मोक नहीं होना चाहिए। इवन जब घर में पेंट्स होते हैं तो उससे भी ट्रिगर हम्म। होता है। राइट, उसकी स्मेल से कई बार हाँ, लोगों को फील हाँ, होता है। क्योंकि इनमें भी केमिकल्स होते हैं। इवन हम घर में जो सफाई के लिए यूज करते हैं, फिनाइल वगैरह ऐसी चीजें, तो हम्म। उनमें सब में स्मेल होती है और केमिकल्स होते हैं। तो परफ्यूम्स हैं जिन, तो ये सब चीजें तो अवॉइड करनी ही चाहिए जिसको अस्थमा है। ओके। या जिन पेरेंट्स को अस्थमा है उनको अपने बच्चों को भी, अगर उनका बच्चा है तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को जल्दी ना आए, तो ये सब हम्म। चीज़ें अगर वो अवॉइड करेंगे अपने घर के अच्छा। एटमॉस्फेयर में, तो बच्चे का आप रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। डिले। ये तो काफी वैसा पॉइंट है मैम, मतलब एटलीस्ट पेरेंट्स तो हाँ, कितना कंसर्न्ड होते हैं। एटलीस्ट अगर वो डिले ही कर सकते हैं तो भी उनके लिए बहुत यस, अच्छी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन है ये। हाँ। सो एक चीज और मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, लाइक अगर एस्थमा अटैक आते हैं तो अगर मतलब फर्स्ट चीज क्या है, किस चीज के लिए हमें, जैसे इनहेलर्स के लिए ही हमें रन कर सकते हैं या कोई और भी ऐसी चीजें आसपास इनहेलर नहीं है या कुछ है रीजन, तो क्या फर्स्ट फ्यू स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए? नहीं, अगर देखिए आपको पता है आपको अस्थमा है और आपको अटैक आया है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई right। इनहेलर होगा या कोई मेडिसिन तो होगी। पर प्रेफरेबल तो इनहेलर ही है, क्योंकि जब इनहेलर हम लेते हैं तो वो दवाई सीधा हमारी सांस की नली में जाती है और वो इमीडिएटली एक्ट करती है, तो उससे आपका अटैक विद इन 5 मिनट्स आपका सांस बेटर हो जाता है। और अगर आप खाने की दवाई खाते हैं तो उसको कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो दवाई पहले पेट में जाएगी, वहां से फिर सर्कुलेशन में जाएगी, फिर आपके लंग्स में जाएगी। और ये जो इनहेलर है, एक तो ये तुरंत असर करता है और फिर हाँ, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वहीं जा रही है जहाँ इसकी ज़रूरत है, बाकी बॉडी में नहीं। जरूरत है। और इसकी डोज भी 20 टाइम्स लेस होएगी ओरल मेडिसिन से। तो इन अच्छा। एनी केस इनहेलर ही बेटर चॉइस है। तो जिसको अस्थमा है, अस, उसको अपने पास ये रिलीवर में, देखिए दो तरह के इनहेलर्स होते हैं अस्थमा में। एक तो क्विक रिलीफ के लिए, जैसे आपने बोला कि अटैक आ रहा है तो क्या करें, तो अटैक। इमीडिएटली वो इनहेलर ले। वो इनहेलर अलग होता है, उसको रिलीवर मेडिसिन बोलते हैं, जो कि तुरंत आराम देता है। और एक हम्म। होता है प्रिवेंटर, जो कि आपको डेली लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना है टू प्रिवेंट अस्थमा। ओके। तो रिलीवर तो एंड आई आपके पास थिंक। हमेशा होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं घर से बाहर, तो इट शुड बी इन योर पॉकेट और इन योर पर्स। ओके। तो मतलब ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं मैम जो आई मीन ऑडियंस को बहुत यूजफुल रह सकते हैं जब आप वो जी, ये देखेंगे हमारा। हाँ, जी। एक चीज मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, लाइक आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है तो कोई ऐसा केस जो आपने हैंडल किया हो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो या आपको लगा कि सक्सेसफुल रहा हो, कुछ एक केस हिस्ट्री आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? ऐसे तो बहुत केसेस हैं, क्योंकि बीइंग एन अस्थमा स्पेशलिस्ट तो मेरे पास ज़्यादातर वही केसेस आते हैं जो
इधर-उधर होकर जिनको नहीं फ़र्क पड़ता वही आते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ many cases like that, almost all of them are like that. स्पेशली बच्चों के केस में दे हैव टू मिस स्कूल सो मेनी टाइम्स, उनको स्कूल मिस करना पड़ता है। एक केस जो मुझे अभी याद आ रहा है, एक यंग एयर हॉस्टेस मेरे पास आती थी, काफ़ी पुरानी बात है, तो उसका उसको काफ़ी सीवियर अस्थमा था, और 30 ईयर्स की होगी शायद उस वक्त वो, और उसका एक ही बेटी थी 5-6 साल की। और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा था, तो उसकी गायनेकोलॉजिस्ट कहती थी कि नहीं नहीं, यू कैन, तुम्हें और बच्चा तुम नहीं पैदा कर सकते, दो दे उनको, दे वांटेड के एक बच्चा और हो जाए, पर उसको इतना ज़्यादा था कि उसकी गायनेकोलॉजिस्ट ने मना कर दिया कि तुम, मतलब तुम्हारी लाइफ को भी रिस्क है और बच्चे की लाइफ को भी रिस्क हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली हमारे कोई फ्रेंड ही उनको फिर मेरे पास लेके आए, और फिर मैंने उसका रेगुलर ट्रीटमेंट किया, पर उसने बहुत जो मैंने कहा ये पीक फ्लो मीटर भी उसने यूज़ करा, और रेगुलरली प्रिवेंटिव मेडिसिन लिए काफ़ी वो मतलब अटैक्स से फ्री हो गई। फिर 3-4 साल के बाद उसकी हिम्मत हुई कि हम, देन शी आस्क्ड मी के कैन आई हैव, मैंने कहा हाँ हाँ यू कैन, यू शुड गो अहेड। तो फिर उनके दूसरा बेबी हुआ, तो उसके बाद वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेती है और वो ठीक रहती है। मतलब उसको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आना पड़ता क्योंकि वो अब सेटल्ड है, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन चल रही है। तो ऐसे तो बहुत से एग्जांपल्स हैं। डेफिनेटली आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है तो आपके पास हाँ, काफ़ी क्योंकि मेरे पास आते ही वही हैं, ऐसे नहीं आता फर्स्ट टाइम, तो बहुत रेयर है कोई फर्स्ट टाइम हुँ, सीख के आएगा, नहीं तो नॉर्मली इधर-उधर घूम के ही फिर आते हैं, तो वो उनके तो सब केस स्टोरीज़ ही होती है मेरे पास ज़्यादातर। हुँ। एक चीज़ जैसे मैम आपने बताया कि कई बार बच्चों में ये आफ्टर सम एज ये सही हो जाता है, तो कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया है जिसमें विद इन इयर्स वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा कोई नहीं, एक्सपीरियंस? विद इन ईयर्स तो देखिए एटलीस्ट जो डेफिनेशन हम कहते हैं कि कम से कम 2 साल, जब ओके, ट्रीटमेंट शुरू करे उसके 2 साल तक अगर उसको अटैक नहीं आता, तो चांसेस होते हैं ठीक होने के। तो ओके, 2 साल मतलब पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और उसको अटैक ना आए, क्योंकि ट्रीटमेंट लेते लेते भी अटैक आ सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन एक तो वो बहुत कम हो जाते हैं और स्वेरिटी बहुत कम हो जाती है। सिक्योरिटी तो का। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो 2 साल के बाद उसकी जो दवाई फिर टेपर करते हैं धीरे धीरे, और कईयों का वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और कईयों का लेटर रीअपेयर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है इसमें अस्थमा का, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, ना ही इसमें कोई कोर्स अच्छा, फिक्स्ड है कि ये 6 महीने का कोर्स है, 9 महीने का, ऐसा कुछ नहीं है। हर ऐसा, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है। इसके अलावा मैम बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हम जनरल पब्लिक में सुनते बिल्कुल। हैं, तो हम्म। कुछ मिथ्स मैं आपके साथ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। हम्म। एक है मैम जैसे इन्हेलर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि एक बार शुरू किया तो लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा। क्या ये सच है मैम? नहीं, लाइफ टाइम ये तो बिल्कुल सच है। आप मतलब जो आप कह रहे हो डर है लोगों का, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन जो उनका फियर है वो सच नहीं है, क्योंकि इनहेलर क्या है, उसके अंदर भी दवाई है, राइट। एक लेने का तरीका ही अलग है ना, हुँ, है तो उसके अंदर भी दवाई। अगर आप गोली खा रहे हैं वो भी दवाई खा रहे हैं। तो बिल्कुल, गोलियां हम खाते रहते हैं, हम उसमें बॉदर नहीं करते। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इनहेलर बेटर है, क्योंकि इनहेलर आपको डायरेक्टली लंग्स में जा सीधा लंग्स में जाता है, बाकी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं करता, और उसमें हुँ, 20% 20 गुना दवाई कम जाती है। तो अगर आप हुँ, उसकी उसकी दवाई लेंगे तो वो 20 गुना ज़्यादा होएगी, और उसका सारी बॉडी में साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो तो ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में जाएगी। राइट, तो राइट, इसलिए ये लोगों का मतलब सिर्फ डर है, इसमें सच्चाई नहीं है। इन्हेलर इज इन्हेलर ही प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसका। इन्हेलर मतलब इन्हेलर कई तरह के होते हैं, लेकिन
इन्हेलेशन से या नेबुलाइजर से जो हम लेते हैं वो भी इन्हेलर ही होता है, हम्म। उससे जो दवाई ली जाती है वो हमेशा ज़्यादा बेटर है। तो ये सिर्फ लोगों का डर है। दूसरा मैम, अस्थमा पेशेंट स्पोर्ट्स या जिम नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अस्थमा को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट? इस समेत, क्योंकि बढ़ाती है नो डाउट, लेकिन उसका अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और या एक्सरसाइज करने से पहले अपना इन्हेलर ले ले तो वो अपनी हम्म। पूरी एक्सरसाइज कर सकता है। कर सकते। आपको पता है बड़े बड़े एथलीट्स, ओलंपिक्स जीतने वाले, दे हैव बीन एस्थमेटिक्स। तो इससे कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको ठीक से कंट्रोल फॉलो करें। करते हैं। हम्म। मेन मेन एम है कंट्रोल करना। अगर आप right। कंट्रोल कर रहे हैं तो आप परफेक्टली नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। मैम, अस्थमा पेशेंट्स के लिए एसी या कोल्ड वेदर हार्मफुल होता है? इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट? नहीं, सबके लिए नहीं होता है। जिनको कोल्ड ओके। एयर से सेंसिटिविटी है तो हम्म। उनको ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें फिर हम रिकमेंड, अगर एसी से तो खैर कुछ नहीं होता, एसी तो एक मिथ ही है। लेकिन जैसे बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है तो उसमें फिर हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप मफलर से अपना नाक और मुंह ढक लो, ताकि जो आप हवा इनहेल कर रहे हो वो गर्म होके आपके अंदर जाए। तो ठंडी हवा ट्रिगर कर सकती है। तो बेसिकली जिन लोगों को उस ठंडी हवा से ही ट्रिगर होता है अस्थमा, बस उन्हीं के लिए ये एक हाँ, प्रॉब्लम है। या ओके। ओके। मैम, जैसे हमने अभी सिगरेट्स के बारे में बात करी, स्मोकिंग के बारे में बात करी, तो क्या वेपिंग और ई सिगरेट्स एक सेफ ऑप्शन है लोगों के लिए, अस्थमा पेशेंट्स के लिए, अगर करना चाहते हैं तो? नॉट इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से तो नहीं। वो भी तो वेपर्स छोड़ ही रहे हैं। राइट। वेपर्स तो राइट। छोड़ते ही है ना वो। हम्म। राइट। तो और मैम, लास्ट एक मिथिया फैक्ट मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल या किचन का धुआं, ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए काफी डेंजरस है। जी जी। धुआं तो ये मैंने आपको बताया ही है, जैसे कोई भी धुआं हो, ये मॉस्किटो कॉइल्स का हो, किचन का हो, या और आपने क्या कहा था? किचन, अम, अगरबत्ती एंड ऑल जो हाँ हम पूजा अगरबत्ती में धुआं। यूज करते तो धुआं तो किसी भी चीज का हो तो वो तो नुकसानदायक ही है। किचन में भी अब जो एस्थमेटिक्स मदर्स हैं वो काम करेंगी ही, तो मैं उनको हमेशा हैं। एडवाइस करती हूँ कि आप काम शुरू करने से पहले चिमनी और अपना एग्जॉस्ट फैन चला दें। और हम्म। अपना जो तड़का जब भूनना है तो तेल गरम करके गैस को ऑफ करके फिर डालें, फिर वो एकदम से वो ज़्यादा नहीं अब होता है। धुआं। तो ये प्रिकॉशन ली जा सकती है। लेकिन धुआं किसी भी तरह का हो, स्मेल किसी भी तरह की हो, अच्छी हो बुरी हो, ये सब जिसको चीजें ट्रिगर होगा। वो ट्रिगर होगा ही। Okay। तो मैम, इस अस्थमा को लाइक प्रिवेंट करने का कोई तरीका, जितना मैंने आपसे बात करी मुझे लगा कि जिसको जिस चीज की सेंसिटिविटी है उससे होगा, तो हम्म। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम? प्रिवेंशन के लिए तो यही है कि जो आपके जो ट्रिगर्स हैं आप उनको प्रिवेंट करिए। अवॉइड करें। जैसे आपके घर में या पेट्स ना हो, अगर पेट्स आपने रखने हैं तो घर के बाहर हो। अगर फिर भी आपने रखने हैं तो फिर आप डेली उनको गर्म पानी से बाथ दीजिए। और कॉकरोचेस ना हो घर में। और घर में जो डस्टिंग है, जो हाउस डस्ट है, क्योंकि वो जब उड़ती है तो वो सारे आपके चीज़ों में और हवा में आती है। तो आप गीले कपड़े से डस्टिंग करिए ताकि डस्ट उड़े नहीं। उड़े और नहीं। जितने राइट। भी कोई ये स्मेल वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं या परफ्यूम्स हैं या टेल्कम पाउडर्स हैं, ये सब अवॉइड करें। और खाने में आप ये सारे कलर चीज़ें आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड या आर्टिफिशियल कलर्स वाले सॉरी, वो सब अवॉइड करें। तो बेसिकली मैम, जिसको अस्थमा का ट्रिगर अपना पता चल जाए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज से अस्थमा होता है, ट्रिगर होता है, वो उसी चीज को अवॉइड करे या और सब चीजें अवॉइड करने से भी उसको हेल्प मिलेगा?
नहीं देखो प्रेरणा, ये तो एकदम किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है कि मेरे को अब हाउस डस्ट से ट्रिगर हो रहा है। इस चीज तो से देयर एलर्जी है, वो राइट। बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो वो सिर्फ एक पोलन के केस में होता है कि ये पोलन का सीजन है, मेरे को इसी सीजन में होता है। वो पोलन्स का होता है सिर्फ कि वो सीजनल होता है। सारे जो है ना ट्रिगर्स, आपको सारे ही ट्रिगर्स अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आज मान लो इससे नहीं है, कल को उससे भी डेवलप हो सकती है। एलर्जीज कोई फिक्स नहीं रहती हैं, और आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाउस डस्ट से हुआ है या उससे हुआ है। तो ये तो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट तो आप सारा सिर्फ घर में ही हैं, बाहर भी जा रहे हैं, सब जगह हैं, लेकिन प्रिकॉशंस आप घर में ही ले सकते हैं, आप अपने बाहर तो ले ही नहीं सकते। तो मैं, और राइट। मैक्सिमम हर एक इंसान 10 से 12 घंटे तो घर में ही रहता है, और मैक्सिमम 10 घंटे तो बेडरूम में ही रहता है। तो बेडरूम में मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। ओके। बाकी घर में भी लेने हैं, मगर मैक्सिमम जब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशंस बेडरूम में लेने की होती है। जैसे बेड लिनन है, उसको गर्म पानी में धोया जाए, वीकली धोया जाए, और कर्टन्स वगैरह भी हल्के लगाएं ताकि आप उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकें। वॉश कर सकते। तो इन सब में ये हाउस डस्ट होती है ना, हिडन होती है हाउस डस्ट, आपके जो फर्नीचर है उसमें घुसी होती है, आपके कर्टन्स में, आपके मैट्रेसेस में, आपकी चादरों में आ जाती है। तो उसको, उसके हाउस डस्ट के अंदर फिर आ जाता है हाउस डस्ट माइट, हाउस डस्ट का कीड़ा। तो जितनी डस्ट पुरानी होती है उसमें कीड़े पैदा होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम हाई टेम्परेचर में ही मार सकते हैं। तो अगर गर्म पानी में आप चादरें धोएंगे या गद्दों में धूप लगाएंगे तो आप उनको मार सकते हैं। आई थिंक ये तो बहुत, मैम आपने बहुत स्पेसिफिक छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए जो हमें मतलब जनरली सिर्फ दवाई तो लेना हर कोई समझता है, बट हाँ, इतनी छोटी छोटी चीजों को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये आई थिंक व्यूअर्स तक जाएगा तो उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हाँ, थैंक सो यू। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू विद मेडविकी। थैंक यू और प्रेरणा, बस या आई एंजॉयड आपने जो भी, टॉकिंग एंड होप सेम योर है, viewers get benefit from my talk. Yeah. डेफिनेटली। थैंक यू मैम। Okay. Thank you very much.